हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 8th ऑफ दिसंबर 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आज 8th ऑफ दिसंबर को देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखते हैं, लास्ट पेज। तो फार्मूला 2 रेस जो है वो किसने जीती है? इंडियन नेशनल जेहान दारूवाला। ठीक है, इंडियन नेशनल जेहान दारूवाला ने क्या जीती है? फार्मूला 2 रेस। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, रीच द वर्ल्ड टॉप विद सिंगल किडनी, तो अंजू। ठीक है, तो ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज हु सिक्योर्ड हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल इन 2003 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जब पेरिस में हुई थी, तो उन्होंने ये जीता था। और आईएएफ जो वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल्स है मोनाको 2005 में, तो उनका ये कहना है कि काफ़ी सारे लिमिटेशंस के बाद उन्होंने ये सब जीता। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, इकोनॉमी पेज पे देख लेते हैं। पैंडमिक फोर्सेस IKEA टू टर्न द पेज ऑन कैटलॉग आफ्टर 7 डिकेट्स। तो 7 डिकेट्स बाद जो ये जो प्रोग्राम था कि मतलब कैटलॉग हर टाइम पे पब्लिश करना, रिलीज़ करना है ना, तो ये IKEA का 2021 का कैटलॉग है। ये स्टोर में है स्टॉकहोम के। IKEA जो है स्वीडन बेस्ड रिटेलर है, लार्जेस्ट रिटेलर है, होम डेकोर के लिए जानी जाती है, फर्नीचर के लिए मेनली, है ना। तो इनका ये कहना है कि ये काफ़ी टाइम से मतलब जो पब्लिकेशन चल रहा था, अभी क्योंकि पैंडमिक के टाइम पे भी लोगों ने जैसे न्यूज़पेपर ही नहीं ले रहे थे लोग, है ना, और साथ में जो मैगजीन्स थी वो तो नहीं ले रहे थे, तो इन्होंने पूरा मतलब डिसकंटिन्यू करने का प्लान किया है इस कैटलॉग को। वर्ल्ड बिगेस्ट एनुअल पब्लिकेशंस एज शॉपर्स मूव ऑनलाइन, क्योंकि डिजिटली लोगों को एक्सेस हो रही है इजीली जब चीज़ें, तो वो क्यों मतलब खरीदे, है ना। तो ये है चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स टू, वही है कि पेपरलेस सोसाइटी, है ना, कंज्यूमर सीक इंस्पिरेशन ऑनलाइन, है ना, तो इस वजह से ये है। देन चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया का वो बढ़ा है। एक्सपोर्ट्स टू इंडिया डिक्लाइन। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट्स कम हुआ है, जो इम्पोर्ट किया है चाइना ने वो ज़्यादा हुआ है इस बार। अभी क्या हुआ था, इंडियाज डिक्लाइन बाई 13% इन द फर्स्ट 11 months ऑफ द ईयर, वाइल इंडिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना रोज 16%। ठीक है, इन द सेम पीरियड, जो ये 11 मंथ है, फर्स्ट 11 मंथ, तो इसमें 16% इम्पोर्ट बढ़ा है और 13% जो है एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, सो चाइनीज़ कस्टम जो डेटा है, ग्लोबल टाइम्स और स्टेट रन जो उनकी न्यूज़पेपर एजेंसी है, तो उसका भी ये कहना है कि चाइना का जो इम्पोर्ट है फ्रॉम इंडिया स्टूड एट अबाउट 19 बिलियन इन द फर्स्ट 11 months, अब 16%, है ना। और बाकी हमारे बीच में जो टेंशन्स थे, है ना, LAC में, जो अभी भी चल रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, पूरा हमारे अरुणाचल प्रदेश से लेके अगर हम पूरा यहाँ पे देखें, गलवान रीजन जो हमारा लद्दाख रीजन है, ईस्टर्न लद्दाख में मेनली, तो यहाँ पे कंटेंशन चल ही रही है। और 200 चाइनीज़ ऐप्स को भी हमने बैन कर दिया था, जो हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट थी, है ना, ये कह के। मालविका हेगड़े जो कॉफ़ी डे है, ठीक है, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, तो उसके CEO बना दिया गया है VG सिद्धार्थ, जो लेट फाउंडर थे, ही कमिटेड सुसाइड, तो उन्होंने क्या, उनकी मतलब वाइफ है। सो क्वार्टरली GSTR टू ईज कंप्लायंस फ्रॉम जनवरी, तो स्कीम टू कवर 92% रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ठीक है, तो ये QRMP क्या है? क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद मंथली पेमेंट स्कीम। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको कवर किया जाएगा, मेनली स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, और ये GST काउंसिल के द्वारा अप्रूव की गई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो GST काउंसिल के बारे में भी हमने कल पढ़ा था, और इसको हेड कौन करता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब कब ये बनी थी और GST डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है, अगर आपको आंसर राइटिंग में तो आप ये लिखोगे ना कि कौन कौन से मतलब एग्जाम्पल हैं सहकारी संघवाद के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, तो GST इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। और जो नीति आयोग है, बाकी हाँ ठीक है, कंपनसेशन में मतलब उनको वीटो पावर मिली है, वो अलग चीज़ है। सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों ये न्यूज़ में है ये ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज कल 7th ऑफ दिसंबर को क्या मनाया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ठीक है, 7th दिसंबर को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन इन एयर ट्रांसपोर्ट। तो पहली बार 7 दिसंबर 1994 को किया गया था ये सेलिब्रेट, 50th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन बाय ICAO। ठीक है, अब ICAO जो है ये क्या करती है, थीम रखती है। अब इसके लिए मतलब ये हमारे लिए एग्जाम के लिए याद करना इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। आसान इसलिए क्योंकि 4 साल तक जो थीम है वो एक ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसलिए आपको जो पुरानी थी और जो नई है दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम 2015
टू 2018। एक ही थीम थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की, वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर नो कंट्रीज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर नो कंट्रीज लेफ्ट बिहाइंड। अभी जो होगी 2023 तक एक ही थीम चलेगी। काउंसिल ने क्या डिसाइड किया कि एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ और आप दोबारा से इसको एक बार देख लीजिए, है ना, तो ताकि हमको ये याद रहे। तो नहीं हुई है हाईलाइट, लेट्स ट्राई अगेन। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। चलो छोड़ो, लीव इट। तो ये है, ठीक है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल। अब हम ICAO के बारे में देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। अब जैसे ये न्यूज़ में भी थी, पिछले साल भी न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान ने जो अपना उनका जो एयर स्पेस था उसको मतलब यूज़ करने के लिए मना कर दिया था इंडिया को, है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जाना था सऊदी अरेबिया वाली विजिट वगैरह पे, तो उन्होंने मना भी कर दिया था। उसके बाद हम इस कंसर्न, जो हमारा ये कंसर्न था, हम इसको कहाँ ले गए? ICAO में ले गए, है ना, कि पाकिस्तान ऐसा ऐसा कर रहा है। तो ICAO इज़ अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो स्टैब्लिश हुई थी 1944 में, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन। ठीक है, तो 7 दिसंबर को 1944 में शिकागो में ये कन्वेंशन साइन की गई थी, तो इसलिए इसको शिकागो कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो शिकागो कन्वेंशन यही है। और फिर ये सारे कोर प्रिंसिपल सेट हुए थे और इंडिया अमंग इज 193 मेंबर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और बाकी जो आंसर मतलब क्वेश्चंस के जो भी आंसर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो उसके आप आंसर ज़रूर कीजिएगा, है ना, उससे मतलब क्लैरिटी होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं और वो याद भी रहती हैं हमेशा, हम कभी भूलेंगे नहीं वो फैक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये आप आंसर इसको ट्राई करें। भाषण चार आइलैंड समटाइम्स सीन्स इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? नागालैंड, केरला, तेलंगाना, आसम। ठीक है, तो ये भी आप बताइएगा। और भाषण चार क्यों न्यूज़ में है वो भी आप लिख सकते हैं। तो हाईबूसा 2 ये तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कल। ठीक है, अभी आज आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। बॉब डायलन का नाम सभी ने सुना होगा। बॉब डायलन सेल्स हिज सॉन्ग राइटिंग कैटलॉग इन ब्लॉकबस्टर डील। ठीक है, तो नोबल विनर भी थे, नोबल प्राइज़ इनको मिला था। इनका एक फेमस सॉन्ग है ब्लोइन इन द विंड और द टाइम्स दे आर चेंजिंग एंड लाइक अ रोलिंग स्टोन। तो काफ़ी फेमस सॉन्ग है। तो अब ये एक डील हुई है जो यूनिवर्सल म्यूज़िक पब्लिशिंग ग्रुप है। ठीक है, यूनिवर्सल म्यूज़िक पब्लिशिंग ग्रुप। तो इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये जितने जो डायलन की जो एंटायर सॉन्ग राइटिंग कैटलॉग है उसको परचेस करेंगे। तो ये एक लैंडमार्क डील है। और अभी बोला, डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कितना प्राइस होगा, बट इट एस्टिमेटेड अ मोर देन $300 मिलियन, है ना, तो ये है। ईरान स्मार्ट सैटेलाइट कंट्रोल मशीन्स गन किल टॉप साइंटिस्ट। तो ईरान का ये कहना है कि स्मार्ट सैटेलाइट कंट्रोल मशीन, ठीक है, स्मार्ट सैटेलाइट कंट्रोल मशीन के द्वारा जो उनके टॉप साइंटिस्ट थे फ़खरी ज़दा, मतलब मोहसिन फ़खरी ज़दा, तो उनको असैसिनेट किया गया। ठीक है, तो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन गन से इक्विप था और उसका यूज़ किया गया। अब यहाँ पे ईरान ने ब्लेम किया है इसराइल को। इसराइल की जो मेन एक मोसाद, जो एक खुफिया एजेंसी, स्पाई एजेंसी है ना, तो उनको उन्होंने ब्लेम किया क्योंकि वो टारगेट करते थे। वेस्टर्न इंटेलिजेंस क्या बोलते थे कि ये एक तरह से मास्टरमाइंड है जो ईरानियन प्रोग्राम चला रहे हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी का जो प्रोग्राम है वो डेवलप कर रहे हैं, तो उनके टॉप 1 लिस्ट में भी आते थे। लेकिन इसराइल ने इस तरीके के जो एलिगेशन है उस पर कुछ ना ही हामी भरी है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ना ही उसको डिनाई किया है। एंटी सेमिटिज्म क्या होता है यहाँ पे? तो जो रोनाल्ड डायल हैं, ठीक है, डायल या जो भी बोलो आप, रोल्ड डायल, सॉरी रोनाल्ड नहीं। सो ये इनकी डेथ हो गई थी 1990 में जब ये 74 ईयर्स के थे। और अभी इनकी जो फैमिली है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपॉलॉजीज़ मतलब मांगी है इनके एंटी सेमिटिज़म, क्योंकि ये क्या थे? एंटी सेमाइट। जो लोग मतलब एंटी सेमाइट इस तरीके के व्यक्तित्व के होते हैं उनको एंटी सेमाइट बोला जाता है। किस तरीके के व्यक्तित्व के? कि जो डिस्क्रिमिनेशन करते हों अगेंस्ट ज्यूज़, है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, मतलब इसको एंटीसेमिज्म को कंसीडर किया जाता है टू बी अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप मतलब क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही हेटेड कर रहे हो। और कभी कभी ये मतलब अपने जो राइटिंग है उसके थ्रू, है ना, उनसे बहुत ज़्यादा घृणास्पद अपने लिख रहे हो फैक्ट्स, वो सब चीज़ें। तो ये ऐसे ही इन्होंने लिखा था, इस वजह से माफ़ी मांगी है इनसे। देन
ट्रबल इन सिनेमा, तो ये इंडिया की जो ऑस्कर एंट्री थी जल्लीकट्टू की, तो यहाँ पे यही चीज़ बताया कि ये जो ब्रुटैलिटी होती है मतलब रोज़मर्रा की, तो उसकी के बारे में यहाँ पे है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है मेन और बीस्ट के बीच में, मेन और मेन के बीच में, मेन और वुमेन के बीच में, तो ये सब बताया। ठीक है, तो जल्लीकट्टू 2019 में इसको सिलेक्ट किया गया था एज अ इंडिया ऑफिशियल एंट्री फॉर द एकेडमी अवार्ड्स। तो जल्लीकट्टू इज बेस्ड ऑन अ शॉर्ट स्टोरी बाय द मलयालम राइटर एस हरीश। ठीक है, एस हरीश के द्वारा लिखी गई। जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है वो भी आप बता सकते हो, कहाँ पे मतलब खेला जाता है। द ग्रेट ग्लोबल क्लाइमेट रिसेट, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच है ना, लेकिन डिस्पाइट कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच चाइना और यूएस क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट को लेके जो उनके गोल्स हैं तो उस पर वो वर्क कर सकते हैं, और जो उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी फंडामेंटल है उसको रिकॉग्नाइज वो कर सकते हैं। तो इंडिया को भी काम करना होगा, एक पॉलिटिकल कंसेंसस को बनाना होगा, अडेप्ट करना होगा, और उसको जो चेंज रियलिटी है उस पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि जो हमारा फोकस है ना। अभी देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। जैसे कि अभी जो स्टबल बर्निंग का इशू था, ठीक है, तो गवर्नमेंट के बीच में मतलब कोई कंसेंसस नहीं था। मतलब पंजाब के जो फार्मर्स हैं और एनडीए गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में एक लार्जर आर्ग्यूमेंट देखा गया है ना। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है, जो यहाँ के जो इन्वायरमेंट नॉर्म्स हैं दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडिया। बाहर भी हमारे मतलब इस तरीके के डिस्प्यूट बाकी कंट्रीज से हो सकते हैं। अब चाइना और जैसे यूएस है वो एक चीज़ पे फोकस करेंगे, दोनों ही लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। चाइना का मतलब क्या गोल है अभी, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन का है ना, जो जी जिनपिंग की मतलब लीडरशिप है उसके अंतर्गत। और प्रेसिडेंट जो अभी इलेक्ट हुए हैं जो बाइडन, 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो इन्होंने भी ये प्रॉमिस किया है कि ये क्लाइमेट इश्यूज को क्या करेंगे, मतलब एड्रेस करेंगे एज अ हार्ट ऑफ यूएस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ है ना, तो ये भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इंडिया को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और हम काफ़ी पहले से ज़्यादा अभी प्रिपेयर्ड भी हुए हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जो बाइडेन है एज यूएस प्रेसिडेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग, तो ये बोला गया है कि जो न्यू डायरेक्शन है ऑफ चाइनीज एंड यूएस पॉलिसीज इन पार्टनरशिप विद यूरोप एंड जापान, तो ये एक तरह से प्रेशर डालेगी जो दूसरे स्टेट्स हैं उन पर, है ना, कि आप क्या करो, अपने जो एनर्जी प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, उनको रीऑर्गेनाइज करो, इकोनॉमीज़ को रिस्ट्रक्चर करो, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट करो, और जो इंटरनल पॉलिटिकल बैकलैश है उसको भी मैनेज करो, है ना। और यही सब यहाँ पे बातें की गई हैं। तो इंडिया की जो एबिलिटी है कि इन्फ्लुएंस करना न्यू जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को, तो ये डिपेंड करेगा हमारा जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिसाइलेंस है ना, तो हम इस तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं उसको या नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अभी यही सब है कि 21st सेंचुरी, अभी ये बोला गया कि चाइना जो है प्राइम एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले चाइना किस पे फोकस करता था, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अबव कंसिडरेशन ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे इतना फोकस ना करके अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ पे फोकस करता था। बट ये ड्रामेटिकली अभी रिसेंट ईयर में चेंज देखने को ये मिला है कि चाइना ने डिसेसिवली एड्रेस किए हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज हैं। और अभी जैसे हमने देखा था एक क्या सिविलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई थी, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, है ना, चाइना की साइड से अंडर द लीडरशिप ऑफ जी जिनपिंग। तो यहाँ पे इंस्टेंस इनका मतलब चेंज होता जा रहा है अप्रोच, एंड स्केल ऑफ द चैलेंज एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल बिकेम क्लियर। द सीसीपी रिफ्रेम्ड द प्रॉब्लम एज ब्रिंगिंग हार्मनी, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि ह्यूमैनिटी और नेचर और एक इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। और दूसरा यही है कि मॉडर्नाइजिंग लिबरल इन्वायरमेंटलिज्म इंडीड दिस सेंस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट। अब बाइडेन ने भी काफ़ी सारी कमिटमेंट की हुई है उनके डोमेस्टिक पॉलिसी एजेंडा में, मेन यही बात थी कि वो काफ़ी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को इन्फोर्स करेंगे जो डिस्कार्ड कर दिए गए हैं अर्लियर, जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, है ना। तो वो करेंगे, काफ़ी सारे स्टेप वो लेंगे। क्लाइमेट जस्टिस उसका जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाइडेन का, डोमेस्टिक इन्वायरमेंटल पॉलिसी का उनकी। सो बाइडेन हैज़ प्रॉमिस टू डिप्लॉय द फुल रेंज ऑफ फॉरेन पॉलिसी टूल। ऑफ फॉरेन पॉलिसी टूल में जैसे न्यू टैरिफ हैं, पोटेंशियल सैंक्शन है। अगर हमने देखो क्लाइमेट मतलब उसमें जो अपने कमिटमेंट की है उसको पूरा नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं मतलब आने वाले टाइम में बाइडेन, है ना। न्यू टैरिफ लगा सकते हैं, पोटेंशियल सैंक्शंस लगा सकते हैं, न्यू ग्लोबल रिजीम ऑन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। यूरोप जो है विच इज़ रिलीव टू सी दिस यूएस रिटर्न टू क्लाइमेट एक्टिविटीज ऑल सेट टू सपोर्ट सच इनिशिएटिव। ईयू भी मतलब करेगा ही सपोर्ट, और जी तो पहले से ही मतलब इनको ये काम कर रहे हैं, है ना।
कार्बन इमिशन को लेके। तो ये सब है यहाँ पे। और अगर हम बात करें डेवलप बीजिंग और वाशिंगटन की, तो इन्होंने जो है न्यू टेक्नोलॉजी दैट विल कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक फ्यूचर, तो इस पे भी ये काम कर रहे हैं। और साथ में जो इनका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी है ना, तो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, बोथ हैव जीरोड इन ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इनके ताकि जो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो सके। तो ये दोनों काफ़ी मिलके काम कर रहे हैं। बाइडेन ये बोल रहे हैं कि वो मतलब पेरिस अकॉर्ड को रिजॉइन करने के साथ साथ इससे और भी वो कुछ करना चाहते हैं जिससे कि कार्बन इमिशन रिड्यूस हो, है ना। सो देयर विल बी अ स्पेशल फोकस ऑन अर्ली एंड टू द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ कोल। और जो है एक कैबिनेट लेवल के जो स्पेशल इन्वॉय हैं क्लाइमेट चेंज के, तो उसको भी उन्होंने अपॉइंट किया है। और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो जॉन कैरी हैं, वो इसके लिए मतलब इन्होंने चुने गए हैं, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूएस ने इनिशिएटिव लिया है। तो बस यही सब बातें हैं कि एंगेजमेंट मतलब न्यू दिल्ली को एक तरह से सिग्नल दिया गया है कि उसको किस तरीके से जो अपने ग्लोबल पॉलिटिक्स इन्वायरमेंट है, अपने पहले आप डोमेस्टिक लेवल पे सुधारो, जो हमारे गोल्स हैं, है ना, उनको अचीव करो, उसके बाद हम ये सब कर पाएंगे। सो द वेज ऑप्शन ये है कि सिंगापुर हैज़ अप्रूव्ड एन आर्टिफिशियल मीट प्रोडक्ट, द सोया चाप हैज़ कम फुल सर्कल। तो ये था कि सिंगापुर ने मतलब ये बोला कि आप जो क्लटर्ड मीट प्रोडक्ट है, मतलब ये कि जो वेजिटेरियन लोग हैं तो वो क्या बोलते हैं कि क्रूएल मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रूएल बिहेवियर होता है ये, कि आप एनिमल को किल करके उसके बाद उसको खा रहे हो, है ना। तो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बायोरिएक्टर्स मतलब फ्लैश इक्विलेंट्स प्रोड्यूस्ड इन बायोरिएक्टर्स दैट डू नॉट रिक्वायर द स्लॉटर ऑफ एन एनिमल। तो इसमें एनिमल की स्लॉटरिंग नहीं होती है, तो इस वजह से सब इसको खा सकते हैं। इन द ओपन when granting emergency approval to एंटी कोविड वैक्सीन्स, तो इंडिया के जो ड्रग रेगुलेटर है मस्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, है ना। तो ये बोला गया है विद फेज 3 ट्रायल्स फॉर द एंटी कोविड-19 वैक्सीन। अभी ये है कि जो फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं कोविड-19 के, और जो कोर्ट ऑफ नेशनल रेगुलेटर्स है ना, वो भी उसमें भी क्या चल रहा है, फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसीजर चल रहा है, जो पहले भी होता था। अभी यूके की जो मेडिसिन और हेल्थ केयर रेगुलेटरी है, यूके MHRA, तो इन्होंने लास्ट वीक में क्या किया, एक EUA इंडिया के लिए, इंडिया से भी मांगा था, है ना। कहाँ से, EUA मतलब इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल, कि आप यहाँ पे हम कर सकते हैं, जो फाइज़र है और जर्मन फर्म बायो एंड टेक के द्वारा जो बनाई गई जो डेवलप्ड वैक्सीन है, तो उसको हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। सो फाइज़र ने अभी यहाँ पे जो DCGI है, यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी सिमिलर अप्रूवल की बात की है। और ब्रिटेन जो है वो पहली कंट्री बना है ये अप्रूवल मतलब इम्प्लीमेंट करने की, है ना, इन द कंट्री। अब इसके बाद फिर जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट है, इंडिया कोलेबोरेटर ऑफ द वैक्सीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका, तो इन्होंने भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मांगा है, जो हमारे ड्रग रेगुलेटर है डैट इज़ DCGI से। और DCGI के बारे में आप बता सकते हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, ड्रग रेगुलेटर के बारे में। अब यहाँ अगर हम बात करें US की या फिर UK की, तो वहाँ पे सेक्शन 174 है, ठीक है, 174 है ऑफ द UK ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन। और अगर USA की बात करें तो वहाँ पे भी EUA के कुछ गाइडलाइंस हैं, लेकिन इंडिया ने इस तरीके की कोई भी क्लियरली डिफाइन नहीं किए हैं प्रोविज़न कि किस तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल्स मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक मतलब सेफ्टी को ध्यान में देना होगा। और अभी जैसे DCGI ने इससे पहले भी जो रेमडेसिविर जैसी जो हैं ड्रग्स है ना, तो उनको अप्रूवल दिया था, इमरजेंसी अप्रूवल। तो अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ड्रग होती है, मतलब ड्रग क्या होती है, वो एडमिनिस्ट्रेड होती है पेशेंट्स पे, लेकिन वैक्सीन्स जो होती है मतलब वो तो सभी पे यूज़ होगी ना। जैसे बचपन में भी हमने बहुत सारी वैक्सीनेशन करवाए हैं, है ना, BCG और पोलियो की जो ड्रॉप थी, तो वो एक तरह से मास लोगों पे होती है, जो हेल्दी भी हैं, आप स्वस्थ भी हो तो भी आपको वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है ना। तो ये होती है, तो यहाँ पे जो सेफ्टी बार है वो काफ़ी ज़्यादा हायर होना चाहिए। और रेगुलेटरी प्रोसीजर इसके लिए जो है लॉन्ग ड्रॉन आउट अफेयर्स हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि इसको ध्यान से देखना होगा। और जो अगर जो EUA की बात करें तो ये भी रिसेंटली एडिशन हुआ है रेगुलेटरी आर्सेनल में,
EUA। USA में अगर बात करें 2009 में, और UK में 2012 में। हमने वो भी पढ़ा था एक्सप्लेन सेक्शन में कि कौन कौन सी वैक्सीन के लिए क्या मिलाता है ना। तो पहले तो सबसे पहले जो ड्रग्स थी और डायग्नोस्टिक थे और जो PPEs थी या फिर जो इक्विपमेंट्स थे जैसे वेंटिलेटर वगैरह, इनके लिए ही अप्रूवल मिलता था। लेकिन फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके डिजीज़ के लिए भी दिया। सार्स कोविड-19 बिगेन, US फूड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो इन्होंने इमरजेंसी प्रोविज़न इसके लिए मांगे। तो यही चीज़ बोला गया है कि किस लिए, अगर इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स दिखेंगे ऑफ अ वैक्सीन कैंडिडेट आउटवेट्स रिस्क, है ना, रिस्क से मतलब ज़्यादा इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे तो इसका इमरजेंसी यूज़ किया जा सकता है। और साथ में ट्रांसपेरेंसी, मोर ट्रांसपेरेंट किस तरीके से बनाया, आई एम रियली सॉरी ए, तो मोर ट्रांसपेरेंट इस तरीके से बनाया जा सकता है कि पीपल विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद अ वैक्सीन कैंडिडेट, कि लोगों को भी मतलब बताया जाए कि ये वैक्सीनेशन है, जो अगर आपकी मतलब एक तो चॉइस भी होनी चाहिए, दूसरा ये कि इसके क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, इससे आपको क्या क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। और ये एक तरह से EUA है, ये पूरी तरीके से इसको अप्रूवल नहीं दिया गया है, केवल ये एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इसको मिला है, अप्रूवल, है ना। तो लोगों को ये इन्फॉर्म्ड किया जाना चाहिए। कीप ऑल चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओपन, तो ये है। ये मेरी भांजी है, ये तो ये बेचारी ये बोर हो गई हुई है पढ़ के, मतलब सुन के, इसलिए रो रही है। सो ट्रस्ट द IIMs। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारी अभी रिसेंटली जो HRD मिनिस्ट्री है, HRD मिनिस्ट्री नहीं मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसका नेम अभी चेंज किया गया है, तो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, जो मास्टर डिग्री है तो UGC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 2 साल की होती है, ठीक है। कोई भी जैसे आप, अब उन्होंने B.Ed भी 2 साल का कर दिया, पहले B.Ed 1 साल का हुआ करता था। तो उसी तरीके से इंडिया में 1 साल के कोर्स को कंसीडर किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, है ना। तो उनको मतलब एक तरह से सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन वेस्टर्न में 1 साल तक का हो जाता है, जैसे MBA होता है तो 1 साल तक का होता है। तो अभी यहाँ पे MBA 1 साल तक का ही होता है, लेकिन हम जो है UGC 3+2 की स्ट्रैटेजी पे चलता है। तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री का यही कहना था हमको कि आप जो है 2 साल के जो कोर्स है UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वही आप जो उस स्टैंडर्ड को ही फॉलो करो। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे, आप 1 साल के कोर्स में ही आप उनको मास्टर डिग्री दे रहे हो, तो ये UGC की गाइडलाइंस का वायलेशन है, राइट। तो ये चीज़ बोली गई। और फिर लेकिन क्या हुआ, IIM बेंगलोर ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने एक एडमिशन नोटिस रिलीज़ कर दिया, है ना। तो एडमिशन भी हो गए, तो फिर और ज़्यादा भड़क गए लोग। तो ये हुआ कि the ministry education considering a proposal that will empower to institute an inquiry। अभी ये बोला गया है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं यहाँ के, तो इनको क्या करेंगे, एम्पावर करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं इनके अगेंस्ट में 20 IIM के, अगर इफ़ इट इज़ फाउंड दैट दे आर वायलेटिंग द IIM एक्ट, है ना। सो द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट आर अलार्म्ड। और ये चीज़ बोली गई है कि जो ऑटोनमी है जो IIM को मतलब इतने सालों से दी गई है, तो उनको एक तरह से इंक्रोचमेंट ये कर रहे हैं ना। और मोस्ट रिसेंट स्टैंड ऑफ जो है ये यही दिखता है कि IIM इन्वॉल्व इट्स 1 year प्रोग्राम एंड IIM कॉल्स इट एन MBA डिग्री एज इट्स द ग्लोबल नॉर्म इन मैनी बिजनेस स्कूल, है ना। वेस्टर्न एजुकेशन में तो ये होता है कि 1 साल की होती है, तो ये चीज़ बोला गया है। एंड थैंकफुली द PMO's व्यूज़ प्रिवेल्ड इन 2016 की बात करें, तो उस टाइम पे भी जो न्यू मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्होंने ये बोला था, वो इंचार्ज थे कि न्यू ड्राफ्ट ऑफ द लॉ गिव वाइड पावर्स टू द IIMs। तो जो हायर लर्निंग्स है उसमें आप ऐसे इंटरवेंशन ना करें, और मतलब उसकी ऑटोनमी जो है वो बरकरार रहे। और साथ में ये बोला गया है PMO मस्ट स्टेप इन अगेन एंड कन्विंस द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू ट्रस्ट द IIMs एंड बैक ऑफ फ्रॉम अ पॉइंटलेस व्रैंगल, है ना। तो ये ना करें। और IIM के डायरेक्टर जो है उनका ये कहना है कि लर्न टू ट्रस्ट द बोर्ड प्लीज़ एंड द गवर्नमेंट इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल एजेंसी इन द कंट्री। तो यहाँ पे फार्म से रिलेटेड है, जो फार्म्स 3 बिल थे, तो उनके अगेंस्ट में आज भारत बंद का मतलब उन्होंने आदेश दिया है, तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो फार्मर्स ऑफ पंजाब फील दैट फ्रॉम अ सेलर्स मार्केट दे आर नाउ बीइंग पुश्ड इनटू द बायर्स। उनको मतलब कुछ फील नहीं हो रहा टू बी ट्रू, मतलब दे आर रियली मिसगाइडेड। और ये है कि उनके दिमाग में, किसी के दिमाग में अगर ये चीज़ भर दो ना कि हाँ ठीक है आपके राइट्स जा रहे हैं, आपके ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो सभी लोग एक ही इसमें सब आ जाएंगे, है ना। तो ये है। देन बिल्डिंग ब्रिजेज इन द फॉरेस्ट टू हेल्प वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे मतलब मैं तो सपोर्ट नहीं करती हूँ भारत बंद को, और
क्योंकि बस ये है गवर्नमेंट का मतलब ये फेलियर रहा है कि उन्होंने जागरूक करने में टाइम लगा दिया कि किस चीज़ से रिलेटेड वो लॉ है और क्या है, ठीक है। एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाना चाहिए था। बाकी जो है एमएसपी सेम रहेगा, और जो पॉइंट था पहले इशू डिस्प्यूट का, वो बस ये था कि आप क्या करो, एमएसपी छिन जाएगी हमसे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी जब बोल दिया श्योरिटी मिल गई है तो अब उसको लीगल करने की बात हुई है, ठीक है। जबकि आपको पता है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट होती है, जो स्टैट्यूटरी जिसको नहीं मिले हुए हैं मतलब स्टेटस है ना, सीएसीपी जो है। सो बिल्डिंग ब्रिजेस इन द फॉरेस्ट टू हेल्प वाइल्ड लाइफ, तो वाई इको ब्रिजेस मैटर्स। तो जो इको डक्ट्स है और इको ब्रिजेस है, तो इनका एम होता है कि वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी को मतलब रोके, जो डिसरप्ट हो जाती है ना, हाईवेज और लॉजिंग के थ्रू। सो दिस इंक्लूड्स कैनोपी ब्रिजेस यूजुअली फॉर मंकी, स्क्विरल्स और अदर अर्बोरियल स्पीसीज। तो ये चीज़ बोला गया है। अभी क्या हुआ है, जो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में, तो इन्होंने एक फर्स्ट इको ब्रिज फॉर रेप्टाइल्स और स्मॉल मैमल्स है ना, तो वो बिल्ड किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2020 का जो स्टडी हुआ था WII के द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इन्होंने बोला था कि 50,000 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मोर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years, वाइल मैनी हाईवेज आर बीइंग अपग्रेडेड टू 4 लेन्स है ना। और जो NTA है, उन्होंने भी ये 3 मेजर साइट्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं कटिंग अक्रॉस एनिमल कॉरिडोर्स, जैसे नेशनल हाईवे 30C जो काजीरंगा और कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप जो असम में है उसके थ्रू जाता है, स्टेट हाईवे 33 थ्रू दी नागरहोल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका ना, तो ये है। और जो ब्रिज है ये एक अवेयरनेस बिल्डिंग मैकेनिज्म होगा फॉर दिस वेरी कंजेस्टेड टूरिस्ट रूट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है ना। और चैलेंजेस ये हैं कि जो तमिलनाडु के जैसे अन्नामलाई हिल्स है ना, बिल्ड कैनोपी ब्रिजेस फॉर लॉयन टेल्ड मैंगूर, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। तो ये आप अभी देख सकते हो। और बाकी तो यही, अब ये क्रिटिसिज्म एंड लॉ सूट है, डिबेट ओवर कोडिंग फॉर किड्स। तो ये बोला जा रहा है कि मतलब देखो, एक तरह से पूरा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बिल्कुल होड़ लगी हुई है कि क्या करें, अपने कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, है ना। तो वो इसके कुछ तो मतलब सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि हमारे डायरेक्ट यूपीएससी से इतने क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी ने हमारे ही वीडियो से इतने क्वेश्चन पूछ दिए, जबकि आपको पता है कि यूपीएससी ऐसे कहीं से भी कुछ भी ऐसे नहीं पूछता है। वो बस आपके कंसेप्ट और जो आपका लगातार 1 साल की तैयारी है उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ से पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे भी अगर जैसे यहाँ पे कोडिंग की बात हो रही है मेन, कि अर्ली एज में बच्चों को कोडिंग सिखानी चाहिए या नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि अब जैसे बिल गेट्स थे, है ना, तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर ने क्या पोस्ट कर दिया था कि एवरीवन कुड बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग द बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। फिर उन्होंने बोला कि ही थॉट हिमसेल्फ एंड फेल इन लव विद द एज ऑफ 13, कि 13 साल में उनको कोडिंग से प्यार हो गया था, और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि एक सिंप्लीफाइड मैनर में सारे बच्चे ही सीखें। अब हो क्या रहा है कि बच्चे तो मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको ज़बरदस्ती पुश कर देते हैं कि ठीक है आप यहाँ एडमिशन ले लो, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन पुश कर रहे हैं तो वो एक तरह से ट्रैप्ड भी हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। टीचर्स का हैरेसमेंट हो रहा है कि इस तरीके से सिखाओ, वैसे सिखाओ कोडिंग। यंग चिल्ड्रंस का हो रहा है, पेरेंट्स जो हैं वो भी इन सब में इनरोल्ड हैं, है ना। तो ये सारी है। और जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट मतलब कर रही हैं, है ना। तो जो वाइट हैट JR है, स्पेशली इनको ही क्रिटिसाइज़ किया गया था इसके लिए। और बाइजू ने इसको खरीद लिया था अर्लियर दिस ईयर फॉर $300 million, है ना। तो यही इन्होंने सेंटर ऑफ डिबेट में यही है कि कोडिंग को मतलब सिखाना चाहिए अर्ली एज में, लेकिन जबकि ये है कि नहीं, मतलब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हम अपना जो पॉइंट है उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कि metaphor that is often used is that children are being made to ride a bicycle before they have been learned to walk, कि पहले ही आप उनको बाईसाइकिल सिखाना चला दो, मतलब बाईसाइकिल सिखाना शुरू कर दो, और उसने अभी चलना ही शुरू किया है ना। तो ये बोला गया कि धीरे धीरे मतलब एक स्टीडी वे में सारी प्रोसेस होती हैं, और ऐसा नहीं कि एक साथ में सब कुछ ऐसे सीख जाएंगे, है ना। तो ये है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, काफ़ी सारी न्यूज़ है। बॉडी फाउंड नियर MiG-29 के क्रैश, ये तो नहीं है। देन इंडिया नेपाल रिव्यू इंफ्रास्ट डेवलपमेंट अलॉन्ग बॉर्डर, ठीक है। तो इंडिया नेपाल ने मंडे को रिव्यू किया है डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ये सारे जो इशू थे वर्चुअल मीटिंग के थ्रू बायलैटरल इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो थी ट्रेड एंड ट्रांजिट की, तो उसके थ्रू ये एड्रेस किए गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और नेपाल की ये इच्छा है कि वो क्या कर रहे हैं, ये ट्रेड और ट्रांजिट अरेंजमेंट्स हैं तो उनको मतलब करना चाहते हैं आगे भी कंटिन्यू। द टू साइड्स हैव ऑल्सो रिवाइव ट्रीटीज एंड ट्रेड एंड ट्रांजिट रिव्यूड, है ना, रिव्यू की है। 2 कॉमर्स सेक्रेटरीज के बीच में ये मीटिंग हुई थी। और जहाज
द सिटीज एंड द सी विंस टैगोर लिटरेरी प्राइज। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 का जो है वो किसको दिया गया? द सिटी एंड द सीज। ठीक है, तो नोवेल है किसके द्वारा? राजकमल झा के द्वारा रिटन है, चीफ एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। तो सिटी एंड द सी पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश है। टेक्स ऑफ फ्रॉम एन इंसिडेंट ऑफ हॉरिफिक सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर इन न्यू दिल्ली ऑन December 16, 2012। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये बोला गया कि पैंडमिक की वजह से अनाउंसमेंट जो थे अवार्ड के, वो प्राइज मनी $5,000 की थी और टैगोर स्टैट्यूट का था। ये कोपेनहेगन डेनमार्क में अनाउंस किया गया, बनाया गया। सो दिस ईयर टैगोर्स प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट वाज कन्फर्ड ऑन हिज मेजेस्टी सुल्तान कुबूस बिन सैद अल सैद, है ना, दिस लेट सुल्तान ऑफ ओमान। तो बस ये है। झा की जो सिटी एट द सी है, इनको मिला है टैगोर लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, देन जो और बाकी और न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। और तो यही कि भारत बंद से रिलेटेड है। अहेड ऑफ भारत बंद टुडे वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन बीजेपी कांग्रेस एंड यूपी में जो लव जिहाद, जो एंटी जो एक कन्वर्जन लॉ है, उसके इसके बारे में ही है, जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट डिटेल ऑफ इम्यूनाइजेशन इमर्ज शॉर्ट्स, है ना। तो ये तो वही है कि बाकी तो हमारे और कुछ न्यूज़ है नहीं ऐसे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।